तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत और जापान को लेकर। एशिया में भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कहे जाने वाले जापान और भारत के बीच में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि आज हर भारतीय और हर जापानीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक्चुअली मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि भारत जापान के बीच में पहली बार किसी वेपन सिस्टम को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान हुआ है ऑफिशियली। तो चलिए आगे इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जापान टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस है। हम सभी लोग जानते हैं कि वो अगर डिफेंस के फील्ड में अच्छे से कदम जमाने की कोशिश करता है तो बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही देखा गया था कि अमेरिका द्वारा इनकी गारंटी ले ली गई थी सुरक्षा की। इसके अलावा अमेरिका चाहता भी नहीं था कि जापान एक बार फिर से आगे आए और किसी नए सुपर पावर की रेस में वो शामिल हो। इन सब चीजों की वजह से जापान को काफी ज्यादा दबाकर रखा गया और जापान भी अपने ऊपर हुए बर्बर हमलों को लेकर इतना ज्यादा भयभीत हो चुका था कि जापान द्वारा भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक नियम बनाया कि वो किसी भी तरह का कोई भी लिथल वेपन किसी भी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। नॉन लिथल वेपन्स वगैरह जरूर वो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया करेगा, लेकिन लिथल्स की बात की जाए तो किसी को भी नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें उसे समझ में आने लगी कि जरूरी है ये सब कुछ करना, और इसी वजह से जापान द्वारा अपने खुद के बनाए हुए कानूनों में कुछ हद तक परिवर्तन किए, जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा करीबी देशों को इस बात की छूट दी गई कि अब उन्हें नॉन लिथल के साथ साथ लिथल वेपन्स भी उनकी जरूरत के हिसाब से दिए जाएंगे, जिसमें एक देश भारत भी था। इसी के तहत भारत और जापान के बीच में पहली डील भी हुई और ये डील हुई थी यूनिकॉर्न को लेकर। ये दरअसल एक तरह का एंटीना है जो कि आपके युद्धपोत की स्टेल्थनेस को बनाए रखता है। साथ ही इसके इंटीग्रेशन से टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं भी आपके वॉरशिप को मिलती हैं। तो ये चूंकि जापान के पास उपलब्ध था, भारत को रिक्वायर्ड था, इसी वजह से नए कानून आ जाने के बाद भारत और जापान के बीच में यूनिकॉर्न को लेकर एक डील होती है, जिसके तहत इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, साथ ही को प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा इसका को डेवलपमेंट भी होगा। तो अब बताया जा रहा है कि 16 नवंबर के दिन भारत और जापान के बीच में फाइनली इसको लेकर पहला मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन हो चुका है, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि किसी भी वेपन का को डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा और साथ ही इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को ईच अदर साझा किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो एक एंटीना की ही बात है जो कि यूनिकॉर्न नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी एमओआई के साथ भविष्य में हम लोग और कई सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी इस तरह से साझा तौर पर डेवलप कर सकते हैं, उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, साथ में उनका को प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो भारत जापान के बीच में एक अच्छी पहल इससे कहा जा सकता है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जुड़ी हुई है। देखिए, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश लगातार हर वो कोशिशें कर रहा है जिससे कि भारत को परेशानी हो। इसके अलावा भारत को एक तरह से एनिमी घोषित करने की वो हर संभव कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि अगर किसी तरह का कोई छोटे मोटे स्केल पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाए भारत के साथ, तो उसे भी ये लोग काउंटर करने के लिए एक प्रयास भर कर सके कम से कम। इसके लिए इन्हें चाहिए वेपन्स, और वेपन्स के लिए हम सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील की थी, जिसमें इन्होंने कुछ गोला बारूद वगैरह की शिपमेंट पाकिस्तान को ऑर्डर की थी। तो अब बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के द्वारा पहली शिपमेंट जो कि गोला बारूद वगैरह संबंधित थी वो मिल चुकी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस गोला बारूद की पहली खेप में बताया ये जा रहा है कि टैंक में लगने वाले बारूदी गोले, विस्फोटक, प्रोजेक्टाइल्स और कुछ और तरह के छोटे मोटे आर्म्स एंड एमुनिशंस की डिमांड इनके द्वारा की गई थी, ऑर्डर किया गया था, जिसकी डिलीवरी इन्हें हुई है। और वैसे भारत को इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इन्होंने कुछ हद तक गोला बारूद वगैरह खरीद लिए हैं तो देखिए ये अब हमें हरा देंगे किसी तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इनका एक्सपोर्टर यानी पाकिस्तान भी ये चीज दशकों से करना चाहता था, लेकिन आज तक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर समस्या भारत को यह है कि वो पाकिस्तान जिससे भारत ने लड़कर और उसके कई सारे पश्चिमी सहयोगियों से लड़कर जिस बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इतना बलिदान दिया, इतना भयंकर युद्ध लड़ा, पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट हम लोगों ने दुश्मनी मोल ले ली, इसके बावजूद आज ये बांग्लादेश उसी देश की गोद में जाकर खेलने के लिए फिर से तैयार है, जिसका ये लोग आज से कुछ समय पहले तक नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे। तो कहने का मतलब इनके देश की जो ऑफिशियल लाइन
लाइन है उससे ये बिल्कुल ही हटकर बिल्कुल विपरीत जाकर इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शेख हसीना की गवर्नमेंट द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि वो अपने पहले एनिमी के तौर पर पाकिस्तान को ही रखे। लेकिन आज उसी पहले एनिमी पाकिस्तान के ये लोग इतने नजदीक जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो खैर देखने वाली बात रहेगी। इस समय की बात की जाए तो भारत द्वारा बहुत सारी तैयारियां बांग्लादेश के संदर्भ में ऑलरेडी करके रखी है। इस समय परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल आ ही चुकी है बिल्कुल, क्योंकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अमेरिका के अंदर रिजिम चेंज होने जा ही रही है। तो भारत ठीक ठाक तरीके से इनका इलाज तो यहाँ पर करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। बस अब देखने वाली बात यही रहेगी कि वो इलाज किस माध्यम से और किस तरह से किया जाता है। इन सभी पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।